हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरबी में। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हर नए प्रश्न पत्र में पिछले वर्षों से कुछ ना कुछ प्रश्न रखे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो पहला ऑप्शन है उसे सही पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है उसे शामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और डी वाला हमारा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि मनोविज्ञान यह कहता है कि किसी बालक को अगर हम कक्षा से अलग कर देंगे या उसे सारे बच्चों से अलग बैठा देंगे तो उसके अंदर एक हीन भावना विकसित होगी। इसलिए जो है पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, उसे शामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और चौथा ऑप्शन ये तो गलत है ही। तो आपका तीसरा ऑप्शन ही सही उत्तर है। ऑप्शन सी यही जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति धारणता आधारित होती है। क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है उनके अभिभावक के चित्त पर। दूसरा ऑप्शन दिया है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ये तो एकदम गलत है। प्रधानाचार्य को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ये भी नहीं करना, ये भी गलत है। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी नहीं है आपका। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। उत्तर सी यही जो है हमारा सही हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की हम तकनीक सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। पहला है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, ये तो गलत है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन सी यही जो है सही उत्तर है कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक के अंदर
यही तो गुण होना चाहिए। अधिकारी से संपर्क हो या धन संपदा हो, उससे क्या मतलब बच्चों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। पहला है व्यक्तिगत निर्माण में, दूसरा है कक्षा शिक्षा में, तीसरा है अनुशासन में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वह व्यक्तिगत निर्माण में भी होना चाहिए, कक्षा शिक्षा में भी होना चाहिए, अनुशासन में भी होना चाहिए। तीनों सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन ए सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए या एक शिक्षक के लिए उचित क्या है। पहला ऑप्शन दिया है शामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है चर्चा करना चाहिए, तीसरा है कहानी कहना चाहिए, और डी ऑप्शन दिया है प्रश्न पूछना चाहिए। तो शामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये आपका गलत है। शामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। चर्चा करनी चाहिए, ये भी उतना सटीक नहीं है। कहानी कहने का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पूछना चाहिए, इससे हर बच्चा जो है एक्टिव रहेगा। क्या करना चाहिए हमें, प्रश्न पूछना चाहिए। इससे सारे बच्चों को ये रहता है कि किससे पूछा जा रहा है, हमसे ना पूछ लिया जाए। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो पहला ऑप्शन दिया है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा है यह समय बिताने में सहायक होगा, और डी ऑप्शन है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो पहला ऑप्शन शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये तो सही ही है, लेकिन जितना सटीक उत्तर आपका डी है उतना जो है आपका ये भी नहीं है, क्योंकि आपका डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में आपका यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसमें जो है सहयोग की भी भावना विकसित होगी और शारीरिक विकास भी होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन यही सही है। अगला क्वेश्चन है, परिवार से साधन है। परिवार से साधन है, तो कैसा साधन है परिवार। ये जो है यहाँ परिवार से नहीं, यहाँ के रहना चाहिए, यहाँ जो है के रहना चाहिए। तो परिवार एक साधन है, ये जो है टाइप करने में गलत हो गया है। तो यहाँ आपका परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है, क्वेश्चन कह रहा है परिवार एक साधन है। तो पहला ऑप्शन दिया है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है गैर अनौपचारिक शिक्षा का, और चौथा है दूरस्थ शिक्षा का। तो दूरस्थ शिक्षा तो होगा नहीं, गैर औपचारिक होगा नहीं, औपचारिक हो नहीं सकता क्योंकि विद्यालय शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। ऑप्शन ए ही जो है सही उत्तर है हमारा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या बताकर, दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव कर,
चौथा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो कहानी तो सुनाना नहीं है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ये भी नहीं। महान व्यक्तियों के बारे में बताया जा सकता है, सही है, लेकिन ये भी ऑप्शन सटीक नहीं है। सबसे अच्छा और सटीक ऑप्शन क्या है? आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए। एक शिक्षक को जब वह आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चे उस व्यवहार का अनुसरण करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी यही हमारा जो है सही है। भाई कक्षा में जैसे हम बर्ताव करेंगे बच्चे भी तो वही सीखेंगे, इसलिए जो है हमको आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है कक्षा में समयानुवर्ती होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और चौथा है एक सुवक्ता होना। तो आपका पहला ऑप्शन ये गलत हो गया, दूसरा भी है और आपका ये चौथा भी, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना शिक्षक के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे क्या कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और तीसरा हमारा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और चौथा हमारा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन कह रहा है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वह किस अवस्था में सोचना शुरू करता है? तर्क करना बच्चा किस अवस्था में शुरू करता है? वह हमारा बाल्यावस्था में शुरू करता है। तो इसलिए जो है बाल्यावस्था हमारा किस में आएगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई है उसमें बाल्यावस्था हमारा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आएगा। इसी में जो है बच्चे तर्क वितर्क करते हैं। अगला है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना है? तो पहला आपका है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा एरिक्सन द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा और चौथा है जीन पियाजे द्वारा। तो कोहलबर्ग ने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, स्किनर जो है ये हमारे जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। तो जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाएं बताई है, इसलिए हमारा चौथा उत्तर ही सही हो जाएगा। अगला है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा निषेधात्मक, दूसरा अग्र सक्रिय, तीसरा संवेदनात्मक और चौथा उदासीन। तो निषेधात्मक होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, ये भी गलत है, और संवेदनात्मक ये भी गलत है। हमारा बी ऑप्शन यही सही है, अग्र सक्रिय, यही हमारा सही उत्तर है। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यदि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करना है तो उसे अच्छे तरीके से हम कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, बी आपका है विद्यालय एवं कक्षा में, सी आपका है ऑडिटोरियम में, डी आपका है गृह में। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा?
विद्यालय एवं कक्षा में। यही हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और चौथा है कक्षा में पूर्ण नीरवता। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में किसके द्वारा जो है शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछकर एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन सी यही जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक, ये कुछ टाइप में मिस्टेक है, ये यहाँ जो है ये कुछ और होना चाहिए। बचपन में सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, बहुत तरीके के बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा है बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और चौथा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो हमारा ऑप्शन डी यही जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि एक प्रमाणिक परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना तथा छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति प्रदान करना। तीसरा निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छा कर सके। और चौथा ऑप्शन है हमारा परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो हमारा जो है ये चौथा ऑप्शन है, यही जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यही हमारा सही उत्तर है कि बच्चों को जो है या बताया जाए कि परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अभ्यास किया जाए। अगला क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा? तो सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में और अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो अभ्यास पुस्तिका में तो करेगा नहीं, नियोजित निर्देशन में होगा नहीं, सुनिर्मित पाठ में ये भी गलत है। तो स्वतंत्र अध्ययन में, यही हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी यही हमारा जो है सही उत्तर है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से
अनुप्रेरित करेंगे। और डी ऑप्शन है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो ये तो एकदम गलत है। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट तो रहेंगे लेकिन ये भी सुटेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह से हम लोग अनुप्रेरित करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी यही सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यदि कुछ विद्यार्थी क्लास में जो है बैठे हैं और वह अध्ययन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। दूसरा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने को कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है उन्हें चेतावनी देना कि आवश्यक अध्ययन करें नहीं तो प्रधानाचार्य को सूचित कर देंगे। और डी ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो कक्षा में अध्ययन के लिए तो बाध्य कर नहीं सकते क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा है कक्षा भी नहीं छोड़ सकते, उनको कक्षा से बाहर भी नहीं छोड़ सकते। तीसरा है चेतावनी देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी यही आपका सही है, ऑप्शन डी। उन्हें अपनी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगला है हमारा, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट हमारा पहला ऑप्शन दिया है दृश्य श्रव्य साधन है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है दृश्य साधन है। और आगे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन है। चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दृश्य श्रव्य साधन है नहीं, श्रव्य साधन भी नहीं है। श्यामपट्ट हमारा कैसा है? दृश्य साधन। तो ऑप्शन बी यही हमारा जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बाईस नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखना। दूसरा है प्रश्नों को हल करना। तीसरा है प्रश्न पूछना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कौशल से संबंधित है तो ये हमारा श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलना चाहिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा, कक्षा शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रति जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनको जो है शिक्षक को चाहिए कि वह आपको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ऑप्शन सी यही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने प्रतिपादित किया था? या शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है हमारा टीपी नन ने। दूसरा है स्पेंजर ने। तीसरा है फ्रॉवेल ने। और चौथा है मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल महोदय हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया था। अगला है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने नहीं आता तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, दूसरा ऑप्शन है अभिभावक को लिखेंगे, तीसरा है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, चौथा है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो ना बच्चे की उपेक्षा करनी है, ना दंड देना है, ना अभिभावक को लिखना है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन सी। अगला है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत पर, दूसरा शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो हमारा जो है ऑप्शन सी यही सही है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया संबंधित है मनोविकार से, बी ऑप्शन है गणितीय विकार से, सी ऑप्शन है पठन विकार से और डी ऑप्शन है व्यवहारिक विकार से। तो हमारा डिस्लेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। गणित विकार जो होता है वो आपका डिस्कैल्कुलिया होता है और जो आपका ये व्यवहारिक विकार होता है, मनोविकार होता है, ये अभेद्या होता है। अगला है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रवर्धन होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विशेष विधियों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालय में, चौथा है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि बच्चे को कभी अलग बैठा के शिक्षा नहीं देनी है, इसलिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही बैठा कर उसे शिक्षा देनी है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिगम में प्रक्रम में अभिप्रेरण है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। पहला ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, दूसरा पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, तीसरा एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है और चौथा ऑप्शन दिया है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नए सीखने वालों के लिए अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को आप जो है किस प्रकार से उसको सहायता प्रदान करेंगे। तो निम्न स्तर के काम करने के लिए माफ करना उचित समझेंगे। यदि कोई बच्चा निम्न दृष्टिकोण का है, निम्न सोच का है, तो उसके लिए ये दिया है। दूसरा है उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता और मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो सीडी के जरिए उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी यही जो है सही है, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा उसे ऑडियो वीडियो जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का
टॉपिक था ये समाप्त हुआ। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो जब भी देखिए तो पूरा देखिए इसको टाइम निकाल के। और ये पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।